हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं बच्चों। जरा देखें, जरा ध्यान से यहाँ पर, और नोट भी कर लें साथ साथ। मैग्नेटिज्म, इससे पहले मैग्नेट में दो चैप्टर में इससे प्रीवियस लेक्चरों में मैं डिस्कस करा चुका हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और एक गैल्वेनोमीटर। अब मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिज्म की। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चैप्टर पढ़ा था, आपने ध्यान हो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ा था ना। आप उस चैप्टर को एक बार, उसकी वीडियोस आप देख लें ठीक से, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाले चैप्टर की, तो मैग्नेटिज्म चैप्टर जो है आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है ना, बहुत इजी गोइंग, क्योंकि वो चैप्टर अगर आपने लेक्चर सुन लिया उसका ठीक से, तो इस चैप्टर को आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़र्क इतना है, केवल वहाँ पर इलेक्ट्रिक लिखा है, यहाँ पर केवल मैग्नेट लिखा है। मेरे बच्चे नोट करते जाइए साथ साथ, मेरे साथ साथ, फास्ट। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है। मैग्नेटिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिज्म? द नेचुरली फाउंड लोड स्टोन, जो माइंस से मिलता है ना, नेचुरली का मतलब जो माइंस से जो लोड स्टोन मिलता है, जैसे उसको, उस लोड स्टोन को हम आयरन ऑक्साइड होता है वो Fe3O4 से डिनोट करते हैं इसको हम, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। ये एक्चुअल में आयरन का ओर है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। द नेचुरली फाउंड लोड स्टोन, और लोड, उस लोड स्टोन को बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, जो माइंस से, माइंस तो समझते हो ना, माइंस से जो मिलता है हमको आयरन ऑक्साइड, जिसको Fe3O4 इसका फॉर्मूला है, इसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। ये द नेचुरली फाउंड लोड स्टोन in magnesia having attracting property of iron pieces is called magnet, and this attracting property of a magnet with iron pieces is called magnetism. माइंस से जो नेचुरली, मीन्स माइंस में से, खाने जो होती हैं, माइंस जो होती हैं, उनमें से जो लोड स्टोन मिलता है, जिसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, इसका फॉर्मूला है Fe3O4। ये आयरन का ओर है, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है। द नेचुरली फाउंड लोड स्टोन इन मैग्नीशिया हैविंग अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ आयरन पीसेज इज कॉल्ड मैग्नेट, उसको मैग्नेट बोलते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी, दिस अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट विद आयरन पीसेज इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं बात कर रहा हूं बच्चों, जैसे इलेक्ट्रिक में पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां पर मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक डाइपोल की। किसकी बात कर रहा हूं मेरे बच्चे? वहां पर तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल तो यहां भी लिखा है, वहां भी लिखा था, बस वहां इलेक्ट्रिक था, यहां मैग्नेटिक है। एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बताया था, या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बता रहा हूं। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? किसी मैग्नेट के दो इक्वल और अपोजिट पोल। इक्वल और अपोजिट पोल का मतलब है, जैसे एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल, अपोजिट हो गई नॉर्थ एक साउथ। और इक्वल का मतलब है, जैसे वहां पर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस थे, ध्यान है, एक प्लस एक माइनस। तो यहां पर इलेक्ट्रिक में तो प्लस लेते हैं, मैग्नेट में नॉर्थ लेते हैं, इलेक्ट्रिक में माइनस लेते हैं, मैग्नेट में साउथ पोल लेते हैं। इलेक्ट्रिक में हम चार्ज Q बोलते हैं, यहां पर हम पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं M। यहां पर चार्ज स्ट्रेंथ Q, मैग्नेट में मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है, स्मॉल m से शो किया है। यहां पर प्लस Q और ये माइनस Q।
तो यहाँ पर Q क्या है, चार्ज स्ट्रेंथ है। यहाँ पर ये मैग्नेट के पोल की पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं स्मॉल m को, इसको इस स्मॉल m। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ सेपरेशन पर रखे हों, और ये सेपरेशन कितनी मानते थे हम, ध्यान हो तो आपको 2L, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की सेपरेशन कितनी है, 2L मानते हैं हम। यहां पर प्लस और माइनस दो चार्ज हैं, कुछ दूरी पर रखे हों 2L डिस्टेंस पर। ऐसे ही यहां पर दो इक्वल और अपोजिट पोल हैं, नॉर्थ और एक साउथ। यहां पर चार्ज स्ट्रेंथ Q लिया है, यहां पर मैंने पोल स्ट्रेंथ M लिया है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जिन दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम हो और कुछ दूरी पर रखे हो, कुछ सेपरेशन पर रखे हो, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन जैसे यहाँ 2L माना था, यहाँ भी 2L है। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट P होता है। डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, P डाइपोल मोमेंट P बोलते हैं। यहाँ पर इस मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M बोलते हैं। और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज इनटू इन दोनों के बीच की सेपरेशन 2L, ठीक है ना। इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं इसको डाइपोल की, ठीक है ना। P वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर M वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर P की डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है, यहाँ पर M की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, क्योंकि माइनस की जगह पर साउथ लेते हैं, प्लस की जगह पर नॉर्थ। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट P होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M होता है। यहाँ P की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M की डायरेक्शन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये फिगर बना लीजिएगा आप और सुने ध्यान से आप। ए पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोल ईच विद पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m सेपरेटेड बाई ए फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। जब दो इक्वल और अपोजिट पोल जिन दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम हो और कुछ सेपरेशन पर रखे हों, तो इस अरेंजमेंट को हम मैग्नेटिक डाइपोल कहा जाता है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक डाइपोल के एग्जाम्पल जैसे बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट तो जानते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग कैसी भी कॉइल हो, करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, मैग्नेटिक डाइपोल के। क्या बेटा, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट तो जानते हैं ना, छड़ चुंबक। ये बार मैग्नेट, ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल, ठीक है बड़े बच्चे। इस पोल की पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, इस पोल की पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, इन दोनों के बीच की सेपरेशन 2L लेते हैं हम। क्या लेते हैं, 2L। एक तरह से मैग्नेटिक डाइपोल बन गया। दो इक्वल एंड अपोजिट पोल ऑफ मैग्नेट ऑफ सेम पोल स्ट्रेंथ आर सेपरेटेड at a finite distance, then this system is called magnetic dipole. Similarly, ऐसा ही डाइपोल आपने जैसे यहाँ पर बार मैग्नेट है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल था बच्चों। प्लस का चार्ज, ये माइनस का चार्ज, प्लस का Q, ये माइनस का Q। ये नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ है, साउथ पोल स्ट्रेंथ है। प्लस की जगह पर नॉर्थ लिखते हैं, माइनस की जगह पर साउथ लिखते हैं, Q की जगह पर पोल स्ट्रेंथ लिखते हैं। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट P बोलते हैं बच्चों। इन दोनों के बीच की सेपरेशन 2L है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट M बोलते हैं। P बराबर, इलेक्ट्रिक में P बराबर Q इंटू 2L लिखते हैं हम। मैग्नेट में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक पोल की पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m इंटू 2L लिखते हैं। इसको इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं मैग्नेट की, ठीक है ना। देखिएगा दूसरा एग्जांपल, बार मैग्नेट समझ आ गया। हॉर्सशू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट कौन सी होती है, हॉर्सशू मैग्नेट तो जानते होंगे। हॉर्सशू मैग्नेट समझ गए ना बात, हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं इसको। एक तो नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, हॉर्सशू मैग्नेट बोला जाता है बच्चों इसको। ये मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल है ये। दो इक्वल और अपोजिट पोल कुछ सेपरेशन पर रखे हों, तो इस अरेंजमेंट को बोला जाता है मैग्नेटिक डाइपोल। करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल जैसे कोई कॉइल है ये, और इसमें करंट ऐसे कंडक्ट कर रही है,
इधर से देखने पर क्लॉकवाइज है, तो ये पोल अगर साउथ होगा तो इधर अपोजिट वाला पोल कैसा होगा, ये वाला पोल फिर कैसा होगा, नॉर्थ होगा बच्चों। अगर इधर वाला पोल साउथ है तो इधर वाला पोल कैसा होगा, नॉर्थ होगा। तो इसके अंदर दो पोल होंगे, ठीक है ना। बार मैग्नेट, करंट कैरिंग कॉइल और बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के दो पोल हैं, एक तो साउथ एक नॉर्थ। इन दोनों के बीच की सेपरेशन 12 पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम। बार मैग्नेट है तो इसका डाइपोल मोमेंट m बराबर होता है, इसका डाइपोल मोमेंट m बराबर पोल स्ट्रेंथ इंटू 12 कैपिटल M। इसका कैपिटल M बराबर होता है एक पोल की पोल स्ट्रेंथ इंटू दोनों के बीच की सेपरेशन, ठीक है ना। करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ चुके हो इससे पहले वाले चैप्टर में, M बराबर A इंटू आई। ए वेक्टर है और नंबर ऑफ टर्न्स n है तो m बराबर n a i। आई करंट है, a एरिया है इस कॉइल का और I इस कॉइल में करंट है। और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है कैपिटल M बराबर पोल स्ट्रेंथ एक पोल की इंटू दोनों पोलों के बीच की सेपरेशन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यहाँ से यूनिट क्या आ रही है, एम्पियर, ये मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट मीटर। तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट हो जाएगी एम्पियर इंटू मीटर। वापस आ जाओ, मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैपिटल M से शो करते हैं। ए पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोल ईच विद पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल, दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है 12 और दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m से शो किया है मैंने। ये स्मॉल m क्या है, इस पोल की पोल स्ट्रेंथ है, ये स्मॉल m इस पोल की पोल स्ट्रेंथ है। कैपिटल M क्या है, इसका डाइपोल मोमेंट है बेटे। मैग्नेटिक डाइपोल का एग्जाम्पल बार मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट, करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग सोलिनॉइड। सोलिनॉइड में भी दो पोल होते हैं, एक तो नॉर्थ और एक साउथ, आर द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है ना। जहां पर इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा कितना, वेयर इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M। कैपिटल M is defined as the product of magnetic magnitude of pole strength and displacement vector 2L. Here 2L is also known as effective length of magnet. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बराबर होता है एक पोल की पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों पोलों के बीच की सेपरेशन। डाइपोल मोमेंट कैपिटल M, फिर से देख लो इसे, एक तो साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, एक पोल की पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, इस पोल की पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, दोनों पोल के बीच की सेपरेशन 2L। तो डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इक्वल टू होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ वन पोल इनटू इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट। कैपिटल M डाइपोल मोमेंट कहते हैं, स्मॉल m को पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है, इसको मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ कहते हैं, ठीक है ना। M बराबर इन दोनों पोल में से एक पोल की पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों पोल्स के बीच की सेपरेशन। इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला, नोट कर लें। डाइपोल मोमेंट कैपिटल M की यूनिट कैसे निकाली है आपने करंट कैरिंग कॉइल का डाइपोल मोमेंट पढ़ा हुआ है। जैसे इधर का पोल साउथ है, इधर का पोल नॉर्थ, डाइपोल मोमेंट M की डायरेक्शन, इसमें B इधर हो गया, और डाइपोल मोमेंट भी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट मैंने पढ़ाया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में। और डाइपोल मोमेंट करंट कैरिंग कॉइल का डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है A इंटू आई। आई करंट है, इसकी यूनिट हो गई एम्पियर। A एरिया है कॉइल का, इसकी यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। तो डाइपोल मोमेंट करंट कैरिंग कॉइल का हो या किसी मैग्नेट का हो, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट की यूनिट हमेशा क्या रहेगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला। डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इज वेक्टर क्वांटिटी। कैपिटल M वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल।
ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, इसकी स्मॉल m। इफेक्टिव लेंथ इसकी क्या बोलते हैं 2l। और डाइपोल मूवमेंट कैपिटल M की डायरेक्शन होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है ये डायरेक्शन कैपिटल M। कैपिटल M डाइपोल मूवमेंट है और इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सेम ऐसा ही मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ाया था। आपने इससे पहले वाले लेक्चर, इससे पहले फर्स्ट यूनिट जब पढ़ी थी आपने, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक तो प्लस क्यू और एक माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच की सेपरेशन 2l बिल्कुल सेम इसकी तरह, 2l या भी 2l। यहां पर प्लस, यहां नॉर्थ, यहां माइनस, यहां साउथ। इफेक्टिव लेंथ डाइपोल की यहां भी 2l लेते हैं, यहां भी मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ 2l लेते हैं। यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट m बराबर एक पोल की पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों के बीच की सेपरेशन बिटवीन दीज टू पोल्स। फॉर्मूला है डायरेक्ट, एक पोल की पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों पोल्स के बीच की सेपरेशन होती है। इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देख लें, बड़ा काम का फॉर्मूला है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट और काम का फॉर्मूला है बच्चों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बड़ा काम का फॉर्मूला है। यहां पर जो 2l देख रहे हैं, इस पोल से इस पोल की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यहां पर 2l क्या है, इन दोनों चार्ज पार्टिकल कितनी सेपरेशन पर है, 2l इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यहां पर P बराबर फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, P बराबर Q इनटू 2l। इसकी यूनिट कूलम, इसकी मीटर, तो इसकी यूनिट हो गई कूलम इनटू मीटर। ठीक है। यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इसकी यूनिट मैंने अभी बताई थी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जूल पर टेस्ला ये लिखा हुआ है, एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला। कैपिटल M मींस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। P की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये P की डायरेक्शन है बच्चों, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल। सिमिलरली मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल, अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्लियर है ये बात, ये लिख दिया है मैंने। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल और अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड इट्स यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या है बेटे, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी फिर, सो द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m इज, इसकी यूनिट हो गई एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसकी मीटर, तो इसकी यूनिट क्या निकल आएगी, स्मॉल m, इसकी यूनिट में निकाल रहा हूं यहां से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अपॉन 2l। इसकी यूनिट क्या थी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन, इसकी यूनिट मीटर है, एक मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट हो जाएगी एम्पियर इंटू मीटर, ये रही एम्पियर इंटू मीटर और न्यूटन पर टेस्ला। क्लियर हो गई ये बात। एक छोटा सा पॉइंट और समझे बच्चों, यहां पर बहुत काम का पॉइंट बोल रहा हूं आपसे विशेष ध्यान से सुने। इस फॉर्मूले में m बराबर डाइपोल मूवमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू एक पोल की पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों पोल के बीच की सेपरेशन। ये 2l जो देख रहे हैं आप, ये 2l क्या चीज है, इन दोनों पोल के बीच की सेपरेशन है। आनंद के साथ पढ़िए, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, तभी मजा आएगा आपको। और वीडियो सुनने के बाद फिर से मैं बोल रहा हूं, आप इसके नोट्स जरूर बनाएं, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, तभी चैप्टर क्लियर होगा बेटी। इन दिस रिलेशन 2l इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोल्स। इन दो पोल्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बच्चों। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है, ये मैं समझा रहा हूं, फिर से सुनो। मैं एक बार फिगर और बना रहा हूं। यहां पर देखो जरा, जैसे ये मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल, मान जाओ। इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, इसकी m।
इन दोनों के बीच की सेपरेशन इस पोल से इस पोल तक की सेपरेशन ये वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो है यहां पर। तो m इक्वल टू यहां पर लिखा जाएगा एक पोल की पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों पोल्स के बीच की सेपरेशन। वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो m इंटू इन दोनों पोल्स के बीच की सेपरेशन 2l ये लिखेंगे। अब अगर यही मैग्नेट किसी सेमी सर्कल के फॉर्म में है, ऐसे सेमी सर्कुलर फॉर्म कर दिया मैंने, ये इसका मान लो साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है, मान जाओ। इस पोल की पोल स्ट्रेंथ, इस पोल की पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m। क्लियर है ये बात? सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया है इस मैग्नेट को मैंने। तो अब इसका डाइपोल मोमेंट कैपिटल M क्या लिखेंगे? कैपिटल M बराबर एक पोल की पोल स्ट्रेंथ इनटू इन दोनों पोल्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये वाली होगी ना, ये वाली। मान लो इस सेमी सर्कल की रेडियस r है, तो यहां से यहां तक की सेंटर तक की डिस्टेंस r और ये वाली r, तो ये सेपरेशन कितनी होगी 2r। तो यहां से यहां तक की सेपरेशन 2l की जगह पर क्या लिखा जाएगा? 2r लिखा जाएगा बच्चों। 2l की जगह पर m इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l जो लिखते थे ना हम, वो इन दोनों के बीच की सेपरेशन को, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन 2l की जगह पर हम क्या फिट कर देंगे? यहां पर 2r लिख देंगे, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए मुझे दोनों पोल के बीच की। ये वाली सेपरेशन चाहिए मुझे, दोनों पोल के बीच की सेपरेशन। मुझे ये वाली लेंथ नहीं चाहिए मैग्नेट की। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, तो इस फॉर्मूले में जो 2l लिखा जाता है ये वाला, पोल से दूसरे पोल की मिनिमम डिस्टेंस का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखी जाती है। ये बात अच्छे से ध्यान से सुन लो। क्लियर है ये बात? नोट कर लिया? अगला पॉइंट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये वाले जो मैंने लिखे हैं यहां पर, आप इसको साथ साथ नोट करिएगा। पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट इज डिपेंड अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ बार मैग्नेट, नॉट टोटल एरिया। पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट, पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट लिखा है बच्चों ये, इज डिपेंड अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द मैग्नेट बट नॉट टोटल एरिया। जैसे ये मैग्नेट है बच्चे, ये मैग्नेट है, इसका ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, जरा गौर से देखना। इन दोनों पोल के बीच की सेपरेशन 2l। क्रॉस सेक्शन तो समझ गए ना, इसका क्रॉस सेक्शन मैग्नेट का, ये तो क्रॉस सेक्शन हो गया। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैपिटल M बराबर होता है एक पोल की पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों के बीच की सेपरेशन। बट पोल स्ट्रेंथ, इस पोल की जो पोल स्ट्रेंथ होती है स्मॉल m, इसका जो क्रॉस सेक्शन है, जैसे मान लो ये मैग्नेट है, मान लो ये मैग्नेट है आपकी, तो इसका क्रॉस सेक्शन ये होगा, या ये कहो क्रॉस सेक्शन तो यही कहेंगे ना। तो इसका मतलब ये जो पोल स्ट्रेंथ है, ये जो पोल स्ट्रेंथ है इस पोल के क्रॉस सेक्शन के एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा केवल। दैट इज पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज डिपेंड अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन ओनली, नॉट टोटल एरिया। बट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ मैग्नेट इज डिपेंड अपॉन बोथ एरिया क्रॉस सेक्शन एज वेल एज लेंथ ऑफ मैग्नेट। बट पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, पोल स्ट्रेंथ किसी मैग्नेट के पोल की पोल स्ट्रेंथ केवल उसके एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है, उसकी लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन डाइपोल मूवमेंट भाई, इसमें तो एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा पोल स्ट्रेंथ तो, और इसमें तो 2l भी है। तो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला तो ये पूरा है ना, ये पूरा, ये कंप्लीट फॉर्मूला किसका है? डाइपोल मूवमेंट का। तो डाइपोल मूवमेंट किस किस पर डिपेंड करेगा? एक तो पोल स्ट्रेंथ पर, और उसके साथ साथ उस मैग्नेट की लंबाई पर, लेंथ पर। लेकिन पोल स्ट्रेंथ केवल डिपेंड करता है इसके क्रॉस सेक्शन पर, इस क्रॉस सेक्शन पर, नॉट टोटल एरिया। इसलिए लाइन लिख दिया बच्चों, ये रही यहां पर। द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट इज डिपेंड अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन, नॉट टोटल एरिया। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, एरिया क्रॉस सेक्शन है, टोटल एरिया नहीं है। स्मॉल m इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। पोल स्ट्रेंथ
केवल एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन मैग्नेट की लंबाई पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन डाइपोल मोमेंट एरिया क्रॉस सेक्शन के साथ साथ उसकी लेंथ पर भी, मैग्नेट की लेंथ पर भी डिपेंड करेगा मेरे बच्चे। क्लियर है? सेकंड पॉइंट देखिएगा, एन आइसोलेटेड पोल, आइसोलेटेड पोल कहते हैं सिंगल पोल को। एन आइसोलेटेड पोल, आइसोलेटेड कौन सा होता है? सिंगल पोल। एन आइसोलेटेड पोल सिंगल नॉर्थ हो या सिंगल पोल साउथ पोल हो, डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। किसी मैग्नेट का एक सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। किसी भी मैग्नेट का हम एक सिंगल पोल नॉर्थ या हम साउथ पोल प्राप्त करना चाहें, हम प्राप्त नहीं कर सकते। नॉट पॉसिबल, इट इज फिक्टिटियस एंटिटी। मतलब अगर हम किसी मैग्नेट है, जैसे ये कोई एक पोल नॉर्थ है, मान लो एक साउथ है, हम ये चाहें कि इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम सेपरेट कर दें, वो पॉसिबल नहीं। अगर हम इस मैग्नेट को काट दें, ब्रेक कर दें इस मैग्नेट को, तो एक नॉर्थ पोल सेपरेट हो जाएगा, साउथ पोल सेपरेट हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। अगर हम मैग्नेट को काट देते हैं तो हम ये समझें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्योंकि मैग्नेट को अगर काट दिया जाता है तो उस काटने के बाद जो पार्ट, इसका हर एक पार्ट उस मैग्नेट का एक कंप्लीट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब किसी मैग्नेट के दोनों पोल को सेपरेट नहीं कर सकते। इवन देन हम उस मैग्नेट को तोड़ते तोड़ते, छोटे छोटे टुकड़े करते करते हम उसको इवन देन एटम तक ब्रेक कर ले जाएं, तब भी उस एटम के अंदर दो पोल होंगे, एक तो नॉर्थ और एक साउथ। इसका मतलब यह हो गया किसी भी मैग्नेट की एक पोल को हम प्राप्त नहीं कर सकते। सिंगल मैग्नेटिक पोल आर नॉट पॉसिबल। इसीलिए लिख दिया है, एन आइसोलेटेड पोल, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल आर नॉट पॉसिबल, इट इज फिक्टिटियस एंटिटी। एन आइसोलेटेड कहते हैं सिंगल पोल को, सिंगल नॉर्थ पोल हो या सिंगल साउथ पोल हो हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए लिख दिया है, डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। किसी भी मैग्नेट का एक पोल, सिंगल पोल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। इफ ए मैग्नेट इज कट इनटू टू पीसेज और मेनी पीसेज, इफ ए मैग्नेट इज कट इनटू टू पीसेज, किसी मैग्नेट को हम दो छोटे छोटे भागों में बांट दें या कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो उस मैग्नेट का हर एक पीस, हर एक हिस्सा एक नए मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, न्यू कंप्लीट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब उसके मैग्नेट के किसी भी पोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते। हर मैग्नेट का हर एक पार्ट एक कंप्लीट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इफ ए मैग्नेट इज कट इनटू टू पीसेस और मेनी पीसेस, देन ईच पीस ऑफ टू पार्ट्स आर फाउंड टू बिहेव एज ए कंप्लीट मैग्नेट। उस मैग्नेट का हर एक पार्ट, मैग्नेट को हम दो भागों में बांट दें या तीन भागों में बांट दें या नंबर ऑफ पार्ट्स कितने भी टुकड़े कर दें उसके मैग्नेट के, तो उस मैग्नेट का हर एक पीस एक कंप्लीट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। उसके अंदर दोनों पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। ठीक है ना? बट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ईच पार्ट ऑफ मैग्नेट विल चेंज, बट पोल स्ट्रेंथ में और मे नॉट बी चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बोली है। जैसे ये कोई मैग्नेट है मेरे बच्चे, ये इसका क्रॉस सेक्शन है बच्चों, ये वाला, इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, इसकी स्मॉल m, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन 2l है। तो इसका डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया? m बराबर स्मॉल m इंटू 2l। जरा गौर से देखना आप, अगर इस मैग्नेट के हम दो टुकड़े कर दें नॉर्मल टू लेंथ, इस मैग्नेट को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर दें, इस तरह से दो पार्ट्स में ब्रेक कर दें ऐसे, तो इस तरह से दो टुकड़े बना दिए इस मैग्नेट के मैंने ऐसे, एक पार्ट तो ये बना दिया और एक पार्ट मैंने ये बना दिया, दो पार्ट कर दिए इसके। तो आपने क्या बदल दिया इसका? क्योंकि किसी मैग्नेट के पोल की पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। पोल स्ट्रेंथ डिपेंड नहीं करती किस पर? लंबाई पर। पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट इज डिपेंड अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन, नॉट देयर लेंथ। किसी भी मैग्नेट के पोल की पोल स्ट्रेंथ उसके एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगी, उसकी लंबाई पर डिपेंड नहीं करती। अगर इस मैग्नेट को हम
नॉर्मल टू लेंथ हम ब्रेक करते हैं इस तरह से, तो हमने क्या बदला, क्या इसका पोल स्ट्रेंथ चेंज हुआ, क्या क्रॉस सेक्शन बदला इसका, तो इसका क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो पोल स्ट्रेंथ तो सेम रही, लेकिन लेंथ इसकी इस वाले मैग्नेट से इन दो पार्ट्स की मैग्नेट की इनकी लंबाई तो बदल गई ना। और डाइपोल मूवमेंट डिपेंड करता है पोल स्ट्रेंथ और लेंथ दोनों पर, और पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करती है केवल एरिया पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, डाइपोल मूवमेंट इज डिपेंड अपॉन बोथ एरिया क्रॉस सेक्शन एज वेल एज लेंथ ऑफ मैग्नेट, बट पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज डिपेंड अपॉन ओनली एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नेट बट नॉट इट्स लेंथ। तो यहां पर मैंने लेंथ को बदला है केवल, तो इसका मतलब क्या चेंज हो गया इसका, डाइपोल मूवमेंट इफ ए मैग्नेट इज कट इनटू टू पीसेज और मेनी पीसेज देन इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मस्ट बी चेंज। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट तो बदलेगा ही बदलेगा, चाहे हम मैग्नेट को ऐसे काट दें, ऐसे काटेंगे तो लंबाई बदल गई तो अब ये बदलेगा, और हम मैग्नेट को ऐसे काटते बच्चों तो क्रॉस सेक्शन बदल जाएगा, क्रॉस सेक्शन बदलेगा तो पोल स्ट्रेंथ बदलने से तब भी बदल जाएगा। लेकिन अगर हम इस तरह से काटते हैं तो डाइपोल मूवमेंट ऐसे काटेंगे तब भी डाइपोल मूवमेंट बदलेगा, और ऐसे काटेंगे तब भी डाइपोल मूवमेंट बदलेगा। लेकिन अगर हम मैग्नेट को नॉर्मल टू लेंथ इस तरह से काटते हैं तो डाइपोल मूवमेंट तो बदल गया लेकिन पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं हुआ, इसीलिए लाइन लिख दी है बच्चों यहाँ पर, बट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ मैग्नेट मस्ट बी चेंज बट पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट मे बी चेंज। पोल स्ट्रेंथ बदल भी सकती है और नहीं भी, लेकिन पोल स्ट्रेंथ तो बेटा तभी बदलेगी जब उसका क्रॉस सेक्शन बदले। तो मैग्नेट को हम इस तरह से काट दें कि उसका क्रॉस सेक्शन चेंज ना हो तो पोल स्ट्रेंथ नहीं बदलेगी, और क्रॉस सेक्शन बदल गया तो पोल स्ट्रेंथ बदलेगी। और पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट पोल स्ट्रेंथ के साथ साथ लंबाई पर भी डिपेंड करता है, तो मैग्नेट को लेंथ में काट रहे, लंबाई में ऐसे काट रहे, क्रॉस सेक्शन को चेंज करें या लंबाई को चेंज करें, डाइपोल मूवमेंट तो बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन ये केवल पोल स्ट्रेंथ केवल तभी बदलेगी कब, जब मैग्नेट का एरिया क्रॉस सेक्शन बदले। क्लियर है? अगला पॉइंट देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। When magnet is cut identically along length, when magnet, it किसके लिए लिखा है, मैग्नेट के लिए। When magnet is cut identically along the length, the pole strength and magnetic dipole moment of each part is a half of its previous value। क्या कहना चाहता है, If a magnet is cut identically along the length, जैसे एक मैग्नेट पहले ये है, इनिशियली मैग्नेट ये रही, ये वाली पहले मैग्नेट ये रही, इसका ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, इसकी स्मॉल m, दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, 2l। तो इसका डाइपोल मूवमेंट इस मैग्नेट का क्या हो गया, साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे होगा, जो भी हो डाइपोल मूवमेंट होगा कितना, एक पोल की पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों पोल के बीच की सेपरेशन। क्लियर है? ये तो इनिशियली डाइपोल मूवमेंट है, ये रहा। अब इस मैग्नेट को अलोंग द लेंथ हम ब्रेक काट दें, ऐसे काट दिया, इस तरह से काट दिया, इसका मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये वाला, ये जो क्रॉस सेक्शन है, हम इसको इस तरह से काटेंगे तो ऐसे टुकड़े बन गए ना दो, तो ये वाला क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन का ठीक सेंटर से काटा है, तो ये क्रॉस सेक्शन इस क्रॉस सेक्शन का आधा है, ये क्रॉस सेक्शन टोटल तो ए, और एग्जैक्ट ठीक दो पार्ट्स में ब्रेक किया है, मतलब क्रॉस सेक्शन को आधा किया है, इसका क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया। लेकिन इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम है, तो इस वाले टुकड़े में क्या बदला, लंबाई तो बदली नहीं, केवल क्रॉस सेक्शन के आधे होने से डाइपोल मूवमेंट इसका m पोल स्ट्रेंथ के आधे होने की वजह से डाइपोल मूवमेंट आधा हो गया। देखो इस वाले पीस में क्या हुआ, नया वाला डाइपोल मूवमेंट, इस पोल की पोल स्ट्रेंथ हाफ क्यों लिखी, क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन आधा हो गया। लेंथ कितनी है, 2l, पहले भी 2l थी, इसमें भी 2l है और इसमें भी 2l है। पोल स्ट्रेंथ केवल क्या हो गई, क्रॉस सेक्शन हाफ होने से पोल स्ट्रेंथ आधा हो गया। तो देखो मेरे ख्याल से इस वाले डाइपोल मूवमेंट का ये वाला डाइपोल मूवमेंट हाफ है, क्योंकि इसमें m इंटू 2l है, इसमें m इंटू 2l की जगह पर तो m लिख दिया और ये 2 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब हर एक पीस का डाइपोल मूवमेंट आधा हो गया
लेकिन पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर क्यों? क्योंकि पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि एरिया को आधा किया है तो पोल स्ट्रेंथ हाफ हुई। पोल स्ट्रेंथ हाफ होने से नया डाइपोल मोमेंट पहले वाले डाइपोल मोमेंट का ठीक आधा हो गया, लेंथ चेंज नहीं हुई। क्लियर है ये बात? मैं बात कर रहा हूं बच्चों, व्हेन ए मैग्नेट इज कट आइडेंटिकली नॉर्मल टू इट्स लेंथ, मैग्नेट को उसकी लेंथ के नॉर्मली काट दें। सिंपल सी बात बोली है बच्चों, व्हेन ए मैग्नेट इज कट आइडेंटिकली नॉर्मल टू इट्स लेंथ then pole strength of magnet is same but magnetic dipole moment will be half। यहां देखिएगा, ये मैग्नेट पहले है, जब काटा नहीं है हमने तो ये मैग्नेट, इस पोल की पोल स्ट्रेंथ m और लंबाई कितनी है इसकी मैग्नेट की 2l, तो डाइपोल मोमेंट इसका हो गया एक पोल की पोल स्ट्रेंथ इंटू दोनों पोल के बीच की सेपरेशन। और नॉर्मल टू लेंथ हमने इस तरह से ब्रेक किया, काटा है ऐसे 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 काट दिया, तो इस तरह के दो पार्ट बन गए ना, तो इसकी लेंथ इस लेंथ की आधी हो गई, आधी आधी हो गई, लेकिन डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं हुआ। क्यों? डाइपोल मोमेंट नहीं, पोल स्ट्रेंथ नॉट चेंज बिकॉज एरिया क्रॉस सेक्शन नॉट चेंज। यहां पर जो एरिया क्रॉस सेक्शन इस मैग्नेट का है वही इस वाले पीस का है, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम, सो डाइपोल मोमेंट नॉट चेंज बट लेंथ इज हाफ। लेंथ इसमें इस केस में क्या हाफ हुई है? लेंथ हाफ हुई है। डाइपोल मोमेंट सेम है, डाइपोल मोमेंट सेम है, पहले लेंथ कितनी है 2l, अब कितनी है l। क्लियर है? मेरे ख्याल से ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के जस्ट हाफ है, तो नया डाइपोल मोमेंट इनिशियल वैल्यू के क्या हो गया? हाफ हो गया, क्योंकि यहां पर लेंथ हाफ हुई है। और अगर हम किसी मैग्नेट को इस तरह से कट करें कि उसकी लेंथ भी हाफ और क्रॉस सेक्शन भी हाफ, इफ ए magnet is cut along length and normal to length identically, along the length का मतलब इस तरह से काट दें और नॉर्मल टू लेंथ इस तरह से काट दें आइडेंटिकली, तो इस तरह के कितने पीस हो गए? देखो, एक पीस तो ये हो गया, एक पीस तो ये वाला हो गया, ये वाला हिस्सा, और एक पार्ट ये हो गया, ये वाला पार्ट, एक पार्ट ये वाला हो गया और एक हिस्सा ये हो गया, चार पार्ट हो गए, चार हिस्से दिख रहे हैं। देखो ये रहा, एक पीस तो ये वाला है इतना, एक पीस ये वाला है, एक पीस ये रहा और एक पीस ये रहा। मैग्नेट को हमने काटा है अलोंग द लेंथ ऐसे, तो क्रॉस सेक्शन आधा हो गया। नॉर्मल टू लेंथ ऐसे तो लंबाई भी आधी हो गई, क्रॉस सेक्शन भी आधा और लंबाई भी आधी, लेंथ भी हाफ क्रॉस सेक्शन भी हाफ। क्रॉस सेक्शन हाफ होने से पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई और लेंथ के हाफ होने से डाइपोल मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ हाफ और लेंथ हाफ, तो डाइपोल मोमेंट हो गया 1/4, क्योंकि डाइपोल मोमेंट m बराबर होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l। भाई पोल स्ट्रेंथ हाफ इसलिए हुआ क्योंकि क्रॉस सेक्शन आधा हो गया इसका, इसका क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन आधा है, इस टोटल से इस वाले क्रॉस सेक्शन से ये वाला क्रॉस सेक्शन आधा है, तो पोल स्ट्रेंथ हर एक पीस की क्या हो गई? पहले वाली पोल स्ट्रेंथ से कितनी? हाफ। जैसे इस की पोल स्ट्रेंथ m है और यहां पर क्रॉस सेक्शन आधा हो गया, तो m/2 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 m/2, इसकी लेंथ भी हाफ है, तो डाइपोल मोमेंट m बराबर क्या होता है मेरे बच्चे? m बराबर होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l। तो पोल स्ट्रेंथ हाफ, क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन हाफ, लेंथ भी हाफ है तो ये भी हाफ और ये भी हाफ, तो डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? हर एक पीस का m/4। क्लियर हो गई ये बात? एक बहुत इंपॉर्टेंट सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वेक्टर फॉर्म में। टू बार मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m1 एंड m2 आर केप्ट एज shown in figure। Two bar magnets of magnetic dipole moment m1 and m2 are kept as shown in figure. Find their resultant magnetic dipole moment in each case। ये कह रहा है दो बार मैग्नेट हैं, एक का डाइपोल मोमेंट m1 है और एक का m2 है, और जैसे फिगर बनाए हुए हैं ऐसे रखे हुए हैं, तो ये पूछ रहा है इस केस में जब दो मैग्नेट इस तरह से रखे हों, पोल टू पोल सेम साइड, अपोजिट पोल सेम साइड और एट एन एंगल अल्फा, और टू मैग्नेट्स आर केप्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मैंने 4 केसेस बनाई हैं।
दो मैग्नेट हैं, 2 बार मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M1 और एक का M2 आर केप्ट एज सोन इन फिगर ये बनाई हुई है, ये रही। तो इन हर एक केस में इसका इस फिगर में रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, इसमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, इसमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा और इसमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये देख लें। क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मेरे ख्याल से वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। जरा गौर से देखो, जैसे एक मैग्नेट ये रहा, एक मैग्नेट ये रहा, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर हो गया और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर हो गया। साउथ से नॉर्थ ऐसे होगा ना। एक का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M1 और एक का M2, मैंने नहीं कहा है, क्वेश्चन में बोला है, तो इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दो डाइपोल मोमेंट हैं, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल ऐड हो जाएगा। इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इधर है और इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इधर है। एक का तो M1 और एक का M2 और अपोजिट है, एक इधर और एक इधर। तो एक का M1 और एक का M2, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? इन दोनों में से जो ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर को घटा देना, रिजल्टेंट निकल आएगा। दो मैग्नेट आर केप्ट एट एन एंगल अल्फा, यहां पर दो मैग्नेट किसी एंगल पर रखी हैं। ये एक मैग्नेट जिसका डाइपोल मोमेंट M1, दूसरी मैग्नेट डाइपोल मोमेंट M2। M1 और M2 इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? अल्फा है। और M1 और M2 का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ये M नेट रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट है उसकी M1 से डायरेक्शन थीटा है। तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसके लिए रिलेशन वेक्टर फॉर्म में M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 कॉस अल्फा और इसका रूट, ये वेक्टर में पढ़ा हुआ है आपने। और रिजल्टेंट की पहले वेक्टर M1 से जो डायरेक्शन देखनी है थीटा ये वाली, तो इसका फॉर्मूला है tan थीटा बराबर M2 साइन अल्फा अपॉन M1 प्लस M2 कॉस अल्फा, जहां पर अल्फा क्या है? M1 और M2 के बीच का एंगल है, और थीटा रिजल्टेंट की डायरेक्शन है कहां से? M1 से। ये बात अच्छे से ध्यान रखना। फोर्थ केस देखिएगा, इफ टू मैग्नेट्स आर केप्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दो मैग्नेट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखी हुई हैं, एक मैग्नेट ये है, इसका डाइपोल मोमेंट M1 और एक मैग्नेट ये रही ये वाली, इसका डाइपोल मोमेंट M2। M1 ये और M2 ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एंगल 90 है ये वाला, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे जाएगा नेट। पाइथागोरस लगा दो, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर M1 और M2 परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट पाइथागोरस से निकाल दो। नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर। क्लियर हो गई होगी ये बात बच्चे? एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, अब देखेंगे तो समझ आएगा ठीक से। ए स्टील वायर और ए बार मैग्नेट, इस वायर को वायर कहो या इसको मैग्नेट के फॉर्म में बच्चों दिख रहा है ना, ये मैंने मार्क किया है, दिख रहा है? यस, आप भी इसको मार्क कर लो। ए स्टील वायर और ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट M। एक वायर बता रहा है ये वाला को, या इसको कोई मैग्नेट मान लो। मैग्नेट मानेंगे तो क्या होगा? एक पोल कैसा होगा? साउथ, एक पोल कैसा होगा? नॉर्थ। इस पोल की पोल स्ट्रेंथ मैंने मान ली है स्मॉल m और इसकी स्मॉल m, और इसकी लंबाई क्वेश्चन में गिवन है L, और क्या बोला है उसने? इसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है कैपिटल M। ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, तो इसका डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एक पोल की पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों पोल के बीच की सेपरेशन। यहां पर L गिवन है तो मैं क्या करूं? M, ये और ये गिवन है, तो एक पोल की पोल स्ट्रेंथ मैं यहां से निकाल सकता हूं। ये तो डाइपोल मोमेंट क्वेश्चन में इस मैग्नेट का दिया हुआ है और इसकी लंबाई दी है L। क्लियर है ये बात? इसका मतलब ये जो बार मैग्नेट है इसका डाइपोल मोमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसकी लंबाई दी हुई है, तो इसके एक पोल की पोल स्ट्रेंथ मैं निकाल लूंगा। आगे क्या बोला है मेरे बच्चे? A steel wire or bar magnet of length L has a magnetic dipole moment capital M if it is bent in the form of semicircle. If it is bent in the form of semicircular arc or semicircle, then what is the new magnetic dipole moment?
अब वो ये कह रहा है कि इस मैग्नेट को अगर हम सेमी सर्कुलर आर्क के फॉर्म में बेंड कर दें, ऐसे सेमी सर्किल का मतलब समझते हैं, आधा सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया मैंने, हाफ सर्किल बना दिया इसका। मैग्नेट तो यही है, इसका साउथ पोल है, इसका भी साउथ पोल है, इसका नॉर्थ पोल है, इसका भी नॉर्थ पोल है। इसकी पोल स्ट्रेंथ वही है जो पहले थी, स्मॉल m, इसकी भी स्मॉल m। फर्क क्या हो गया, इन दोनों के बीच की सेपरेशन l है और यहां पर इन दोनों के बीच की सेपरेशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं मेरे बच्चों इसको। तो ये मेरे ख्याल से 2r होगी। कितनी होगी मेरे बच्चे? 2r। तो इस डाइपोल की सेमी सर्कुलर आर्क के फॉर्म में बेंड कर देंगे तो इसका नया डाइपोल मोमेंट m डैश बराबर एक पोल की पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है? 2r। अब प्रॉब्लम ये है, देखो पोल की पोल स्ट्रेंथ तो मैं यहां से निकालकर ये वाली वैल्यू यहां लिख दूंगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 2r कैसे निकले? 2r तब निकलेगा जब इसकी रेडियस निकल आई। और ये वाली लंबाई कितनी है? ये वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी है इस वायर की? दे रखी है क्वेश्चन में l, तो ये भी तो l ही होगी क्योंकि इसी वायर को तो बेंड किया है इसके फॉर्म में। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? l है। वैसे कितनी होती है रेडियस के टर्म में? तो यहाँ पर रेडियस के टर्म में ये डिस्टेंस होगी पाई r, और किसने के बराबर है? l के बराबर है। तो यहाँ से r निकल आएगा, r बराबर l अपॉन पाई, r बराबर l अपॉन पाई। तो इस r की ये वाली वैल्यू हटाओ, यहाँ पर लगा दो, और ये पोल स्ट्रेंथ यहाँ से हटाओ, यहाँ लगा दो, तो नया डाइपोल मोमेंट निकल आएगा स्मॉल m बराबर कैपिटल M अपॉन L इंटू 2 इंटू स्मॉल r की जगह पर क्या लिखूंगा? L अपॉन पाई, L से L कैंसिल, तो नया डाइपोल मोमेंट निकल आया कितना? 2m अपॉन पाई। दिस द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये बात क्लियर है? नोट कर लीजिए आप इसको। ये बात मैंने सॉल्यूशन यहां लिख दिया है, देखो ये रहा। एक पोल की पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m, इसकी लंबाई क्वेश्चन में गिवन है l। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है एक पोल की पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों पोल के बीच की सेपरेशन। तो स्मॉल m बराबर हो गया कैपिटल M अपॉन L। क्लियर है? ठीक है। अगर इसको सेमी सर्कुलर आर्क के फॉर्म में बेंड कर दिया है, सेमी सर्कुलर आर्क के फॉर्म में बेंड कर दिया है, तो कैसे निकालेंगे हम इसका नया डाइपोल मोमेंट? इफ दिस मैग्नेट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, किसके फॉर्म में बेंड कर दें? सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दें। ये बेंड कर दिया है, तो ये पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m और दोनों के बीच की सेपरेशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी 2r। आफ्टर बेंडिंग इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट और डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 2r। बेंड करने के बाद दोनों पोल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो गई? 2r। तो न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m डैश बराबर हो गया, डाइपोल मोमेंट नया निकालना है, m डैश इक्वल टू एक पोल की पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों पोल के बीच की सेपरेशन। क्लियर है? तो कैपिटल स्मॉल m तो मैं निकाल सकता हूं यहां से, ये रहा स्मॉल m, तो निकाल करके यहां से m अपॉन कैपिटल M अपॉन L तो यहां लिख दूंगा मैं स्मॉल m की जगह पर। अब ये 2r कहां से लाऊं? तो ये जो डिस्टेंस है 2r ना, ये निकालने के लिए एक काम करो, ये लेंथ कितनी है? L, और होनी कितनी चाहिए? पाई r। पाई r इक्वल टू L, तो r बराबर L अपॉन पाई। तो इस स्मॉल m की जगह पर तो m अपॉन L यहां से लिख दिया, ये रहा m अपॉन L तो ये लिख दिया, और 2 ये रहा, और L r की जगह पर L अपॉन पाई, L से L कैंसिल, तो न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकल आया आपका m डैश इक्वल टू 2m अपॉन पाई। नोट कर लीजिए, यहां पर m डैश इज लेस देन m, नोट कर लो इसे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है बच्चों, ए सिंगल मैग्नेटिक पोल, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, ए सिंगल मैग्नेटिक पोल और एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल इज नॉट पॉसिबल, इट इज ए फिक्टिटियस एंटिटी। क्या बेटा? ए सिंगल मैग्नेटिक पोल और एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल इज नॉट पॉसिबल। किसी भी मैग्नेट का सिंगल मैग्नेटिक पोल पॉसिबल नहीं है, एक सिंगल मैग्नेटिक पोल प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। फिक्टिटियस एंटिटी ये केवल काल्पनिक बात है, कल्पना मात्र है। ऐसे हम सोच तो सकते हैं कि किसी मैग्नेट का एक
सिंगल पोल होता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसे हम प्राप्त करना चाहें वो पॉसिबल नहीं। ठीक है ना। हमने मान लो थोड़ी देर के लिए कि कोई मैग्नेट के किसी मैग्नेट के सिंगल मतलब एक सिंगल पोल सेपरेट होते हैं। हमने अगर ऐसा मान लिया तो उस केस में मैग्नेटिज्म में कूलम्ब्स लॉ क्या होगा। तो ये बात देखो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, ऐसे ही मैग्नेटिज्म में कूलम्ब्स लॉ पढ़िए आप। कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, हमने ये मान लिया है कि किसी मैग्नेट के दो सिंगल पोल सेपरेट होते हैं। एक पोल ये रहा जिसकी पोल स्ट्रेंथ m1 और एक m2। अगर ये दोनों पोल सिमिलर हैं, ये नॉर्थ और ये भी नॉर्थ, या फिर ये साउथ ये भी साउथ, सिमिलर पोल रिपेल एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट। अगर दोनों पोल्स नॉर्थ नॉर्थ हैं या साउथ साउथ हैं तब तो रिपेल होंगे, एक नॉर्थ हो और एक साउथ हो तो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट। एक पोल मान लो ये सिंगल कोई पोल है जिसकी पोल स्ट्रेंथ m1, वहां चार्ज लेते थे q1, यहां पर पोल की पोल स्ट्रेंथ लेते m1। दूसरे पार्टिकल का चार्ज वहां q2 लिया था, यहां पर पोल स्ट्रेंथ m2 ली है। और इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, r, और इन दोनों के बीच लगने वाला वहां इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते थे, यहां पर मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन दीज टू पोल्स। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू सेपरेट आइसोलेटेड पोल मैं बता चुका हूं। आइसोलेटेड और सिंगल पोल प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आइसोलेटेड पोल कभी प्राप्त नहीं होते बेटे, सिंगल पोल प्राप्त नहीं होते। एक पोल जिसकी पोल स्ट्रेंथ m1 है और एक की पोल स्ट्रेंथ m2, ऐसा हमने मान लिया है कि किसी मैग्नेट का एक पोल कोई है, प्रैक्टिकली तो संभव नहीं, और दूसरे पोल की पोल स्ट्रेंथ एक की m1 और एक की m2, दोनों के बीच की सेपरेशन r। तो दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ if r is a fixed and inversely proportional to square of distance between them if m1 and m2 are same। जैसे कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, बिल्कुल कूलम्ब्स लॉ मैग्नेटिज्म में। तो मैग्नेटिक पोल बिटवीन टू आइसोलेटेड पोल इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को मिला दो, then f is a directly proportional m1 m2 by r square। ये बात क्लियर है। यहां प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, वहां भी प्रोपोर्शनल साइन हटाया था, ध्यान हो तो। f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 by r square, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है, f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r square। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ of poles and inversely proportional to square of distance between them। Magnetic pole between two isolated magnetic pole is directly proportional to product of pole strength of poles and inversely proportional to square of distance between them। So proportionality sign हटा दो, constant लगा दो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वहां पर constant आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर constant आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 बाई r स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है न्यूटन इन एसआई सिस्टम। अरे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है मेरे बच्चे एसआई सिस्टम में, और एसआई सिस्टम में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है यहाँ पर, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की एसआई सिस्टम में वैल्यू होती है मेरे बच्चे 10⁻⁻⁷, और इसकी यूनिट होती है 4 पाई की तो होगी नहीं, म्यू नॉट की यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, पहले बोल चुका हूँ, और हेनरी पर मीटर और वेबर पर एम्पियर इनटू मीटर। क्लियर है। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं यहाँ पर, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इन एसआई सिस्टम 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर और हेनरी पर मीटर और वेबर पर एम्पियर मीटर। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 पाई को इधर ले लो, म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 4 पाई 4 की वैल्यू 4 पाई की वैल्यू 3.14। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 3.14 को, तो 12.56 इंटू 10⁻⁷, और इसकी यूनिट वही होगी जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, क्योंकि 4 पाई की तो यूनिट होती नहीं है कुछ।
तो आपको SI सिस्टम में केवल μ0/4π की वैल्यू याद होगी। तो ये वैल्यू हटाओ SI सिस्टम में और इस फॉर्मूले में यहाँ पर लगा दो 10⁻⁷ तो F = 10⁻⁷ m1 m2/r²। इस फॉर्मूले में m1 और m2 क्या चीज़ है? पोल स्ट्रेंथ, और r क्या चीज़ है? दोनों पोलों के बीच की सेपरेशन। CGS में वैल्यू कितनी होती है μ0/4π की? भाई SI सिस्टम में μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁷, और CGS में वैल्यू इसकी होती है 1। तो फॉर्मूला F = m1 m2/r², Dynes in a CGS system. If m1 double m2 double and r double, then force will remain same. ये डबल और ये डबल, डबल इंटू डबल का मतलब 2 × 2 4 हो गया, और r डबल करोगे फिर उसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 से 4 कट गया तो फोर्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? सेम इसी से रिलेटेड सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू फिट करनी है, रिजल्ट आ जाएगा। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ 1.6 न्यूटन पर टेस्ला एंड 7.2 न्यूटन पर टेस्ला, सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 0.06 मीटर इन वैक्यूम। दो पोल हैं, एक की पोल स्ट्रेंथ 1.6 न्यूटन पर टेस्ला है, दूसरे पोल की पोल स्ट्रेंथ 7.2 न्यूटन पर टेस्ला, और दोनों पोल के बीच की सेपरेशन है 0.06 मीटर। तो मैग्नेटिक फोर्स पूछा है, फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है F = 10⁻⁷ m1 m2/r²। m1 क्वेश्चन में गिवन है 1.6, m2 क्वेश्चन में गिवन है 7.2, डिस्टेंस गिवन है 0.06 का स्क्वायर करेंगे तो 0.06 × 0.06 सॉल्व कर लेना, रिजल्ट ये आएगा आपका। ये बात क्लियर है बच्चों? वीडियो को सुने एक बार से ठीक से और इसको पढ़ें। मेन चीज मैंने एक ही पॉइंट पढ़ाया है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का डाइपोल मूवमेंट M = पोल स्ट्रेंथ इंटू दोनों पोल के बीच की सेपरेशन 2L क्या होती है? दोनों पोल्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। फिर से मैं बोल रहा हूं, इस वीडियो को ठीक से सुने, एक बार सुन लें और एक बार नोट कर लें। इंटेंसिटी में कल पढ़ाऊंगा बच्चों आपको, नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगा, कल मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है?